नमस्कार भाई और बहनों, मैं पंकज मिश्रा जीसीसी ओमकार नगर से बीबीए थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट लेके जिसका नाम है ईबीसीजी, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल ज्योग्राफी। अब देखिए, धीरे धीरे हम इस सब्जेक्ट के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसे पढ़ना शुरू करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस में जो मुख्य तौर से सिलेबस में बताया गया है, इसमें वो पढ़ाना क्या चाहते हैं। यूनिवर्सिटी कभी भी कोई सब्जेक्ट आपके कोर्स में इंक्लूड करती है तो उसको इंक्लूड करने के पीछे कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का उद्देश्य होता है कि इस सब्जेक्ट से बच्चा ये सीखेगा या इसको कम से कम इस चीज़ का नॉलेज आएगा। अब इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल ज्योग्राफी ये दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस और दूसरा है कमर्शियल ज्योग्राफी। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस कैसे हुआ, पहले इसके बारे में हमें पढ़ना है। मतलब जब बिजनेस शुरू हुआ, लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया तो वो कैसे बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, कंपनीज कैसे आई, कमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ और कैसे खेत में काम करने वाले या गांव में काम करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग धीरे धीरे थोड़े से स्किलफुल हो गए और कैसे उन्होंने अपने अंदर स्किल डेवलप करके इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू किया, कैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड हुई। ये सारी चीज़ें हमको इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस में पढ़ना है। दूसरा पार्ट है इसका कमर्शियल ज्योग्राफी। कमर्शियल ज्योग्राफी में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी की नज़र से कॉमर्स को देखना और कॉमर्स की नज़र से ज्योग्राफी को देखना। कॉमर्स का मीनिंग आपको पता होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ये गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। ये गुड्स आते कहाँ से हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए। जो भी चीज़ इस पृथ्वी पर उपलब्ध है उसको बनाने का पूरा श्रेय जाता है नेचर को। ऑफ कोर्स ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। आज मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, एक कंप्यूटर है, एक कैमरा मेरे सामने है, ये लाइटिंग मेरे सामने है। ये सारी चीज़ें का अगर आप मूल स्रोत देखेंगे, ओरिजिन देखेंगे, तो ये मदर नेचर से ही आया है। आपके सर के ऊपर एक फ़ैन चल रहा होगा, फ़ैन लोहे का बना होगा, वो लोहा कहाँ से आया। ये लकड़ी के डेस्क पर हमने सब कुछ रखा है, ये लकड़ी कहाँ से आई, ये लोहे की बेंच कहाँ से आई, आप कहाँ से आए। तो ये सारी चीज़ों का जो स्रोत है, ओरिजिन है, ये कहीं ना कहीं मदर नेचर ही है। अब ज्योग्राफी और कॉमर्स, इसको समझिए। ज्योग्राफी में देखिए, हमको ज्योग्राफी जो बचपन में पढ़े थे उसमें कई बार पढ़ाया जाता था कि इंग्लैंड में कौन सी चीज़ों का ऑक्यूपेशन ज़्यादा होता है, अफ्रीका में कौन सी चीज़ों का ऑक्यूपेशन ज़्यादा होता है, इंडिया में कौन सी चीज़ों का ऑक्यूपेशन ज़्यादा होता है, या ऐसा बोला जाए किस चीज़ की खेती यहाँ पर ज़्यादा होती है। अब हम इंडिया पर आते हैं। इंडिया की जैसे बात करें, इंडिया की अलग अलग सिटीज़ अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे नागपुर की बात करें तो नागपुर संतरे के लिए फेमस है, भुसावल के केले बड़े फेमस है, आगरे का पेठा बड़ा फेमस है। यस, ऑफकोर्स पागलखाना भी फेमस है, बट आगरे का पेठा ज़्यादा फेमस है। फिर इंडिया में आप और स्टेट वाइज देखें तो महाराष्ट्र स्टेट, यहाँ पर शुगर केन ज़्यादा होता है, आंध्र प्रदेश में राइस ज़्यादा होता है, पंजाब और हरियाणा में वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, असम, मिज़ोरम, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं यहाँ पर चाय के बागान हैं, टी स्टेट्स इन्हें कहा जाता है, वहाँ पर चाय की पैदावार ज़्यादा होती है। आप साउथ के तरफ थोड़ा सा चले जाएं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस तरफ आपको जहाँ पर सी लगता है, बे ऑफ बंगाल और इधर इंडियन ओशन लगता है, यहाँ पर आपको ज़्यादातर पैदावार मिलेगी कोकोनट, नारियल की। नारियल के अलावा अब वहाँ पर फिशिंग भी ज़्यादा होती है। आप महाराष्ट्र के सेक्टर में देखेंगे तो जो रीजन सिर्फ इस ओशन से कनेक्टेड है, अरेबियन सी से कनेक्टेड है, उस एरिया में आपको फिशिंग का बिजनेस होते हुए दिखेगा। बाकी के एरियाज़ में आपको अलग अलग टाइप्स के क्रॉप्स मिलेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए, नेचर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कहीं पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर गर्मी बहुत कम पड़ती है, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा आती है, कहीं पर बारिश बहुत कम आती है, कहीं पर बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होता है, और कहीं पर कोई स्नोफॉल नहीं होता। जैसे हम नागपुर में बैठे हैं, नागपुर में स्नोफॉल नहीं होता, यहाँ पे ड्रॉट, ओलावृष्टि जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो होती है।
बट आप नॉर्थ में चली जाइए, नॉर्थ के एक्सट्रीम में आप कश्मीर देखिए, शिमला देखिए, यहाँ पर आपको स्नोफॉल, डलहौजी नाम की एक जगह है, यहाँ आपको स्नोफॉल दिखेगा और वहाँ पर स्नोफॉल होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड टू नागपुर और इन महाराष्ट्र रीजन और इफ़ वी विल गो टूवर्ड्स साउथ, तो वहाँ पर बर्फ़ गिरने वाली चीज़ बहुत कम होती है। दूसरी बात, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होने के पीछे के भी अलग अलग रीजन्स है। जैसे आप नॉर्थ में देखेंगे तो जितनी नदियों का ओरिजिन है आपको नॉर्थ में ज़्यादा मिलेगा, और जैसे जैसे आप साउथ के तरफ जाएंगे वहाँ पर गिनी चुनी नदियाँ मिलेगी। अब लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा एंड ब्रॉडेस्ट रिवर इन इंडिया इज ब्रह्मपुत्र। तो ऐसे हमको थोड़ा सा ज्योग्राफी को समझना है और ज्योग्राफी को देखते हुए हमें कॉमर्स से डील करना है। अब आप मुझे बताइए, हम बॉर्नविली एक चॉकलेट आती है कैडबेरी की, वो खाते हैं, उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है रिच कोको फ्रॉम घाना। ये जो चॉकलेट बनती है इसका एक इंग्रेडिएंट होता है कोकोआ। अब ये जो कोको आती है ये अफ्रीका से आती है, सो अफ्रीका इज फेमस फॉर कोकोआ। अब और एक चीज़ अपन देखते हैं, जो गोल्ड है, गोल्ड की माइंस है, वो कहाँ पर ज़्यादा तौर पर है। आप देखेंगे अफ्रीका में गोल्ड की माइंस ज़्यादा है। अगर हम ऑयल एंड पेट्रोल की बात करें तो ऑयल एंड पेट्रोल का सबसे बड़ा मेजर एक्सपोर्टर जो है वो कौन सा है? गल्फ़ कंट्रीज़, दुबई, सऊदी अरेबिया, यूएई, जितनी भी कंट्रीज़ वहाँ गल्फ़ में आती है वहाँ की सारी कंट्रीज़ ऑयल प्रोड्यूस ज़्यादा करती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर उनके पास है। हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वैसे तेल के कुएँ नहीं हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस वजह से नेचर का नहीं है, और जहाँ पर जो चीज़ की ज़्यादा पैदावार होती है वो उसी चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, और जो चीज़ उसके पास कम है वो उस चीज़ को बाहर से मंगाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए, कोई भी कंट्री अपनी पॉपुलेशन का पेट भरने में सक्षम नहीं है। सक्षम नहीं है इसका मतलब क्या? हमारी जितनी भी नीड्स हैं, सारी की सारी नीड्स हमारी एक कंट्री में रहकर फुलफिल नहीं हो सकती। लाइक इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन गल्फ कंट्रीज़ फॉर द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ देश में जितना भी तेल आता है उसके लिए हम पूरी तरह से गल्फ कंट्री पर निर्भर हैं। अगर गल्फ कंट्री में उनके एक बैरल तेल का भाव बढ़ जाता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे में तो प्रॉब्लम सभी के लिए होती है। तो और इंडिया के पास तेल नहीं है बट इंडिया के पास चावल है, शुगर केन है, तो इंडिया क्या करता है, जो चीज़ें इनके पास ज़्यादा मात्रा में हैं उसको दूसरों को बेच देता है, और जिस चीज़ की कमी है जो दूसरों के पास ज़्यादा में हो उन चीज़ों को ले लेता है। तो दिस इज़ वाइस वर्सा, बायलैटरल बिजनेस चलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ मदर नेचर। प्रकृति ही हर चीज़ की जननी है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास उपलब्ध होती है उसके ऊपर प्रकृति का ही कर्म है। अगर प्रकृति ना चाहे तो कुछ चीज़ पैदा नहीं होगी। इंसान कुछ कर सकता है पर बहुत कुछ और सब कुछ नहीं कर सकता। आपने एक बार बीज बो दिया खेत में तो उसके बाद मदर नेचर का काम है उसे उगाना या नहीं उगाना। आपने गन्ना लगा दिया तो गन्ने को फिर उगाने का काम मदर नेचर का है, वहाँ की ज़मीन का है, वहाँ के इकोसिस्टम का, एनवायरनमेंट का है। उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। आप गन्ने को पकड़ कर खींचोगे नहीं, अबे निकल निकल, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते। वो उसकी जो स्पेशलिटी है वो उसी हिसाब से प्रोड्यूस होगा। आपका जो जन्म हुआ है वो भी मदर नेचर की देन है, उसमें टेक्नोलॉजी कुछ नहीं कर सकती। कि जब बच्चा किसी को कंसीव होता है तो इट टेक्स अराउंड 9.5 months टू गेट बर्थ। अब उस चीज़ में आप टेक्नोलॉजी लगाकर ये नहीं बोल सकते कि चलो 9 महीने का बच्चा क्या, चलो 9 दिन में मैं पैदा कर दिखाता हूँ। उस चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो नेचर का काम है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो हुआ है बट कहीं कहीं पर हमें टेक्नोलॉजी से हटकर नेचर के बारे में भी सोचना पड़ता है। टेक्नोलॉजी हर चीज़ करने में सक्षम नहीं है। मदर नेचर जब तक हमें सपोर्ट ना करे तब तक टेक्नोलॉजी भी हमारे कोई काम की नहीं है। अब हम आते हैं अपने सिलेबस पर, जिसमें सबसे पहला यूनिट नंबर 1 जो आपको दिया हुआ है उसमें बेसिकली हमको ये इंडस्ट्रीज़ का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इंडस्ट्रीज़ लगना कहाँ से शुरू हुई और इंडस्ट्री
लगने के बाद में धीरे धीरे उनका बिजनेस कैसे बढ़ता गया और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि आज कहीं पर एक इंडस्ट्री लगी है, उसका देखा देखी दूसरी इंडस्ट्री लगी, दूसरे के बाद तीसरी लगी और तीसरे के बाद एंड सो ऑन लगती गई। अब एक देश में अगर कोई चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो उसका देखा देखी दूसरा देश भी उसको फॉलो करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर कोई इंडस्ट्री बनती है, मान लीजिए यहाँ पर कॉटन ज़्यादा फेमस है, कॉटन की इंडस्ट्री इंडिया में महाराष्ट्र में लगती है, और उसके बाद देखा देखी ये चीज़ अगर हमें इंडिया को बहुत फ़ायदा पहुँचाता है कॉटन, तो दूसरी कंट्रीज़ भी क्या करेगी, कॉटन प्रोड्यूस करेगी, और कॉटन प्रोड्यूस करने के बाद में उसकी इंडस्ट्री लगेगी एंड सो ऑन। एक प्रोडक्ट बनने के बाद में या तो वो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में मदद करता है या तो वो दूसरे प्रोडक्ट का ही कंपोनेंट हो जाता है। लाइक हमारे मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी है, बैटरी एक बैटरी बनाने वाली कंपनी के लिए फिनिश प्रोडक्ट है, बट वो एक फिनिश प्रोडक्ट एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी के लिए रॉ मटेरियल हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। अब हमारे जो सिलेबस है उसमें एक टाइमलाइन दी है, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया था। ये टाइमलाइन के हिसाब से हमको अपने सिलेबस को कवर करना है। तो टाइमलाइन में आपको बता देता हूँ जो चीज़ें हमको पढ़नी है। उसमें सबसे पहले आया जो कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है वो है 1800 सेंचुरी वाला, जिसका नाम है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। भाई और बहनों, इसमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाना है आपको कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में वॉर्स कैसे शुरू हुई, यूरोपियन बिजनेस कैसे शुरू हुआ। तो सबसे पहली चीज़, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमको सिर्फ रिव्यू करना है, ये सिलेबस में नहीं है, बट बात ऐसी है कि जब तक ये नहीं समझेंगे इसके आगे वाली पिक्चर नहीं समझेगी। तो जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है। हमको 1800 तक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन था, इसके आगे की जो चीज़ें वो पढ़नी है, जो कि एक टाइमलाइन है 1820 से लेकर 1850 तक। ये है आपके सिलेबस का पहला टॉपिक, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें बीच में आता है उसका नाम है राइज ऑफ यूरोपियन बिजनेस। और ये जो एक दौर था, इस समय यूरोप में बिजनेस बहुत बढ़ने लगा। तो इसका जो ईयर है वो है 1850 से लेकर 1900। इसको बोलते हैं राइज ऑफ यूरोपियन बिजनेस। ये सिलेबस में भी लाइकवाइज ही दिया है, बट इसके ईयर्स मेंशन नहीं किए गए, तो मैं ईयर्स आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो चौथी चीज़ आपके सिलेबस में है वो है वर्ल्ड वॉर 1। इसका जो टाइमलाइन ड्यूरेशन था, वर्ल्ड वॉर 1 कब से कब तक हुई थी, 1914 से लेकर 1918 तक, ये वर्ल्ड वॉर 1 का समय था। इसके बाद टाइमलाइन में एक चीज़ एंटर होती है 1929 से लेकर 1938 तक, जिसका नाम था ग्रेट डिप्रेशन। अब इसमें एक चीज़ थी, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ, बट 1933 पर ये पीक पर था, बहुत ज़्यादा पीक पर था। इसको समझेंगे हम क्या है ग्रेट डिप्रेशन, बहुत सारी कहानियाँ सुनानी है। उसके बाद 1938 ख़त्म हो गया, और इसके बाद 1939 से लेकर 1945 ये जो ड्यूरेशन था, ये ड्यूरेशन है वर्ल्ड वॉर 2 का, वर्ल्ड वॉर 2। अब 1945 ख़त्म हुआ, 1945 के बाद में एक और एरा हमारे सामने आया जिसमें और एक वॉर हुई। ये एरा था 1947 से लेकर 1991 का, जिसमें कोल्ड वॉर हुई। अब कोल्ड वॉर का मतलब होता है शीत युद्ध, और शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, आमने सामने किसी ने झगड़ा नहीं किया कि तलवारें निकाल लो, बम फेंको, गोला मारो, ऐसे आमने सामने झगड़ा नहीं हुआ, शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कैसे होती है, जैसे औरतों में होती है। एक औरत दूसरी औरत को देखती है, किसी पार्टी में मिलती है तो क्या बोलती, बहुत बढ़िया दिख रही है, पर मनी मन क्या बोलती, ड्रेसिंग सेंस तो देखो, कपड़े कैसे पहने हैं, बाल का कलर क्या करके रखा है,
नेल पॉलिश का कलर कैसा है, पर ये मुंह पर नहीं बोलती, अंदर ही अंदर झगड़ लेती है। वैसे ही सास बहू की लड़ाई होती है, कोल्ड वॉर। तो ऐसे कोल्ड वॉर जो यूएस और रशिया के बीच में चल रहा था, पढ़ेंगे, वो भी एक बहुत अच्छी कहानी है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट इसमें आमने सामने फाइट नहीं हुई थी, तो इसका एज सच कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं है कि ये तब चालू हुआ कि अब चालू हुआ, कब चालू हुआ किसी को पता नहीं, पर हाँ झगड़ा हो रहा था ये अपने को पता है। अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का देख लीजिए, ये दोनों कंट्रीज आमने सामने से लड़ नहीं रही है, पर कर कैसे रही है, उसने मेरा एक मारा तो हम भी चले गए भाई, एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, आमने सामने नहीं लड़ रहे। चाइना और इंडिया को देखिए, डोकलाम का मसला हो या अभी का लद्दाख का मसला हो, लड़ाई हो रही है, अंदर ही अंदर झगड़ा चालू है, पर एक दूसरे पर बम नहीं मारेंगे। हाँ, कुछ सैनिक मारे गए, वो एक अलग चीज है, अलग ही रिव्यू में जाता है, बट आमने सामने फाइट नहीं होगी, गोले बारूद लेकर झगड़ा नहीं करेंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ कोल्ड वॉर। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट और है, ये एक्चुअल का था पहले, हुआ पहले था, बट इसका नाम बाद में आया, इसका नाम है ओपेक क्राइसिस। ये हुआ था इन द ईयर 1973, शुरू हो गया था 1970 में ही, बट 1973 में इसके बारे में पूरी जानकारी आई। उसके बाद एक और वॉर हुई जिसका नाम है गल्फ वॉर। अब ये गल्फ वॉर कब से कब तक हुई, इसका ड्यूरेशन था 1990 से लेकर 1991 तक, ये ड्यूरेशन हुई। और 1991 के बाद में जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, वो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एरा, कि ये एरा कब आया, आईटी एरा। मैक्सिमम अगर इंडिया में देखा जाए तो हम कहेंगे राजीव गांधी ने एलपीजी जब लागू किया। एलपीजी क्या होता है पता है, फुल फॉर्म पता है एलपीजी का? एलपीजी आने लग गया था, सबके लिए लागू कर दिया गया था एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, बराबर सही है ना एलपीजी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये चीज़ें 1990 में लाई गई जब इंडिया का मार्केट इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। पहले के समय क्या होता था, कोई भी बाहर की कंपनी, मतलब विदेशी कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस नहीं कर सकती थी। आज का समय अलग है, आज तो विदेशी कंपनी यहाँ आकर सेटअप भी डाल सकती है और सब कुछ कर सकती है। 1990 में क्या हुआ था, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया था, कई सारे सेक्टर्स थे जिनको प्राइवेटाइज कर दिया गया था। लाइक बैंक्स के ऊपर से गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिया था और बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को एंटर होने दिया गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या, बाहर की कंपनीज अब इंडिया में आकर बिजनेस कर सकती है, बट एक कंडीशन थी उनकी कि बाहर से अगर कोई कंपनी आकर इंडिया में बिजनेस करती है तो वो सिंगल हैंडेडली, मतलब खुद के दम पर बिजनेस नहीं करेगी, वहाँ की कंपनी को यहाँ इंडिया की एक कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर करना होगा और उसके बाद में वो बिजनेस कर सकती है। तो उसी समय पर 1990 के आसपास ही हमको एक कंपनी मिली जिसका नाम था सुजुकी, और इंडिया की एक कंपनी उसके साथ जुड़ी जिसका नाम था मारुति, और बन गया मारुति सुजुकी। उसके अलावा और एक टू व्हीलर कंपनी इंडिया में एंटर हुई जिसका नाम था होंडा। अगेन होंडा किसके साथ मिली, एक साइकिल बनाने वाली कंपनी सीएम मुंजाल की जिसका नाम था हीरो साइकिल्स, और वो बना हीरो होंडा। बट आज की डेट में तो एफडीआई इज टोटली अवेलेबल, एफडीआई खुल चुका है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ चुका है, तो अब ये कंपनीज इंडिपेंडेंटली भी अपनी गाड़ियाँ बनाना शुरू कर चुकी है। लाइक अब आप होंडा को देखेंगे तो होंडा ने अपनी अलग गाड़ियाँ निकाल लिया, होंडा एक्सेस निकाल लिया है और अलग अलग। और हीरो को देखें तो हीरो उससे अलग हो गया। वो गाना आया था ना ए आर रहमान का, हम में है हीरो, तो वो चल रहा था सब में। हाँ, तुम्हारे अंदर भी हीरो है, बस पढ़ाई कर लो तो अच्छा रहे। तो बेटा ये टाइमलाइन को आप नोट कर लो, इसी के हिसाब से हमको पढ़ना है कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन क्या था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, राइज ऑफ यूरोपियन बिजनेस कैसे हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 की स्टोरी पूरी तरह से सुनना है, और उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 क्या था, कोल्ड वॉर क्या था, ओपेक क्राइसिस क्या था, गल्फ वॉर कैसे हुआ, डॉन ऑफ आईटी एरा क्या था। अब देखो ये जितनी भी चीज़ें हमको पढ़ना है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहली चीज़ जो हमको पढ़ना है कॉजेस।
और रीजंस कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी चीज जो हमको पढ़ना है उसमें सबसे पहली है इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स। ये दो चीजें हमको पढ़नी है कि अगर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ, और हुआ तो उसका क्या असर हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो क्यों हुआ, और हुआ तो उसका फायदा क्या हुआ या नुकसान ज़्यादा क्या हुआ। उसके बाद राइज ऑफ यूरोपियन बिजनेस। यूरोप में जब रिवॉल्यूशन इंडस्ट्रियल बिजनेस आना शुरू हुआ तो कैसे हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ, और हुआ तो उसका प्रॉफिट मिला या लॉस मिला, लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, झगड़ा क्यों हुआ, आग क्यों लगी, इसके बारे में पढ़ना है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 तो हो गया, अब किसी का झगड़ा होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट तो आना नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट आना है। तुम्हारे घर में आग लग गई, कोई तुमसे पूछेगा माइक लेके, हाँ भैया कैसा लग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, मस्त मजा आ रहा जी, एक नंबर, कभी सोचा नहीं था मेरा घर जलेगा, बढ़िया एक नंबर घर जल गया, देखो काली काली चीजें दिख रही है सब, अच्छा लगेगा नहीं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन को मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है, ये एक समय होता है, एक पीरियड होता है जो यहाँ दिया है 1929 से लेकर 1938 तक। ये वो समय है जब बहुत सारे लोगों ने नौकरियाँ खो दी, लोगों की नौकरियाँ चली गई, नौकरियाँ जाने के साथ साथ लोगों को बिजनेस में भी लॉस होने लगा। बिजनेस में तो लॉस हुआ, अब जो शेयर मार्केट्स होते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो शेयर मार्केट भी क्रैश करने लग गए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया, मार्केट में पैसे का रोटेशन बंद हो गया, और गवर्नमेंट भी इस डिप्रेशन को, मतलब इस इकोनॉमी फेलियर को रोकने में नाकाम रही। तो इसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। जब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, पावर्टी गरीबी बढ़ जाए, माल न्यूट्रिशन माल नरिशन बढ़ जाए, जब भुखमरी बढ़ जाए और लोगों को जितनी सुविधा चाहिए वो ना मिले और रिसेशन आ जाए, ये कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसके वजह से डिप्रेशन इसे बोला जाता है। उसके बाद आते हैं वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ था, हिटलर, सुना है क्या, हिटलर, नाजी, जर्मनी, ज्यूस, आपने स्कूल में कभी तो भी पढ़ा होगा इनके बारे में, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। उसके बाद आती है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर वॉज अ वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे आज की डेट में हम रशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लैंड को पहले हम ग्रेट ब्रिटेन बोला करते थे। ठीक है, अब इसके बाद में है ओपेक क्राइसिस। ये ओपेक क्राइसिस गल्फ वॉर से ही रिलेटेड है, बट ओपेक क्राइसिस में क्या हुआ था, ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो गल्फ की कंट्रीज थी, ये गल्फ की कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूस करती थी, बट अगर ये रातों रात बोले कि अब हमको ऑयल प्रोड्यूस नहीं करना या हमको ऑयल बेचना ही नहीं है किसी को, तो तुम उनका क्या कर लोगे जी, माल उसका है तो वही बताएगा बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा। मैं ज़बरदस्ती तुम्हारे घर में घुसकर बोल सकता हूँ क्या तुम्हारा घर बेचो, घर बेचो, घर बेचो, तुम नहीं बेचना चाहते तो मैं कैसे बिकवाऊंगा तुमसे, बराबर है, ज़बरदस्ती आप बिकवा नहीं सकते। तो ऐसा ही ओपेक क्राइसिस का समय था क्या, छोटा सा बताता हूँ। 5-6 कंट्रीज़ हैं गल्फ की जो लोग ऑयल प्रोड्यूस किया करते थे। अब इन कंट्रीज़ को यूएसए से बड़ी चिढ़ हो गई थी। क्यों हुई थी, यूएसए ने एक झगड़े में इजराइल को सपोर्ट किया था, वो भी पूरी कहानी पढ़ेंगे। यूएसए ने इजराइल को सपोर्ट किया था, तो इन 5-6 कंट्रीज़ ने मिलकर एक एम्बार्गो एम्बार्गो का मतलब होता है बैन लगाना, पाबंदी लगाना। इन 6 कंट्रीज़ ने मिलकर पाबंदी लगा दिया था कि हम ऑयल तो प्रोड्यूस करेंगे, पर वो ऑयल ना तो हम यूएसए को देंगे, ना तो हम यूएसए के साथ की अलाइंसेस को देंगे, मतलब यूएसए के जो दोस्त फ्रेंड कंट्रीज़ हैं यूएसए की, उनको भी हम ऑयल नहीं देंगे। तो इसके वजह से क्या हुआ, अब आपके यहाँ तेल नहीं आ रहा है, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल ना होने के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट आपके इनकम पर भी पड़ेगा और आपके खर्चे पर भी पड़ेगा। जैसे ही पेट्रोल का भाव बढ़ता है
तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर ही पड़ने लगता है। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो वो ओपेक क्राइसिस था। उसके बाद है गल्फ वॉर, अरब एंड इज़राइल के बाद में जो एक और वॉर हुई गल्फ में, वो हुई थी बिटवीन इराक, ईरान एंड कुवैत, और बाद में यूएसए ने आकर सारी चीज़ों को कंट्रोल किया था। उसके बाद है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एरा, जिसको हम बोलते हैं डॉन, DAWN। डॉन का मतलब होता है बिगिनिंग, स्टार्टिंग। डॉन ऑफ IT एरा। IT एरा, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कब शुरू हुई? देखो बेटा, आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया वॉज फार बिहाइंड, इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। आज भी मैं आपसे पूछूं डेवलप्ड कंट्री के नाम बताओ, तो आपको एक यूएसए पता है। यूएसए के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड है? इटली इज डेवलप्ड, यस। जापान इज डेवलप्ड, बम झेलने के बाद भी जापान इज डेवलप्ड। तो ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं, बट इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। तो हमारे यहाँ जो IT एरा आया ये थोड़ा लेट आया, जहाँ पर बाकी कंट्रीज में 1800 सेंचुरी ख़त्म होते होते लाइक अराउंड 1890 से IT का इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। हम उनसे 100 साल पीछे है, इंटरनेट और ये सब। मतलब आप देखोगे बाकी कंट्रीज़ ने 7G 8G यूज़ करना शुरू कर दिया है, और हम अभी 4G, वो तो थैंक गॉड टू रिलायंस जियो जिसने फुकट में सबको सिम बांट कर उसको यूज़ करने की आदत डाला। नहीं तो वी वर लाइक ठीक है ना, इतना तो बफर होना चाहिए, टाइम बफर तो होता ही है। बट अदर कंट्रीज आर फास्टर देन आवर इकोनॉमी एंड एज वेल एज इन टेक्नोलॉजी। वो जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं हम लोग सिर्फ उन चीज़ों को कॉपी करते हैं। बहुत कम चीज़ें ऐसी है जो हमने बनाई है और उन लोगों ने कॉपी की है। अगर उन लोगों ने कॉपी भी की है तो हमसे एक एडवांस लेवल पर जाकर कॉपी की है। हम सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग, कॉपिंग, इसी के दम पर काम करते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एरा के बारे में हमको पढ़ना है कि ये इसका प्री इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एरा, मतलब ये इंटरनेट नहीं आया था, टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, मशीनरी, ऑटोमेटिक मशीनरीज नहीं आई थी, तब काम कैसे होता था, और जब ये मशीनरीज टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके बाद काम कैसे हो रहा है, इस चीज़ को हमको समझना है। तो ये डॉन ऑफ IT एरा, ये शुरू की 2 यूनिट्स है बेटा। ये 2 यूनिट्स आपको पढ़नी है, और आपको बेसिकली बता दिया कि इन 2 यूनिट्स में आपसे हमेशा पूछा क्या जाएगा, भैया इसके कॉजेस क्या है, इसके रीजंस क्या है, फिर इसके इफेक्ट्स क्या हुए जी, और इसके इम्पैक्ट क्या हुए, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट्स। ये 4 चीज़ें ही है जो आपके क्वेश्चंस बनकर आती है। ईयर की ये टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए, याद नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि याद है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बेसिकली यही बोलना था कि आप इन चीज़ों को समझ लें। फिर इसमें बेटा एकदम लाइन से कहानियाँ हैं। मैं पहले कहानी सुनाऊंगा, कहानी के बाद में हम धीरे धीरे एक एक का इम्पैक्ट देखेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे, और आपसे पेपर में भी यही चीज़ें पूछने वाला है। यहाँ तक आपका पेपर है, ये 80 मार्क्स का पेपर रहता है आपका, जिसमें से आपको वैसे तो वो 80 और 80 स्कोर करना चाहिए, बट 20 मार्क्स आपके इंटरनल है। पासिंग मार्क आपके ओवरऑल 100 में से 40 मार्क्स आ गए, जैसे फर्स्ट सेम सेकंड सेम में थे वैसा ही इसका भी कॉन्सेप्ट है। 40 मार्क्स आपको होना, अब वो इंटरनल एक्सटर्नल मिलाकर 40 मार्क्स होना पास होने के लिए। बट ये जो सब्जेक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सब्जेक्ट है और ईजी सब्जेक्ट है, बट इसकी टेक्निकलिटी को समझना पड़ेगा। और वो कहानियाँ जो मैं आपको सुनाऊंगा आने वाले दिनों में, वो कहानियाँ आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि वही कहानियाँ आपको पेपर में भी लिखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, और ये सारी जो सीरीज़ है, टाइमलाइन है, ये जो 1700 से लेकर 1990 तक, ये सारी चीज़ें आपको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, याद कर लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे टाइमलाइन हुआ। ये स्लाइड में तो है, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, बट एक बार इसे याद करने की कोशिश करिए। So we will start the topic in next lecture, that is Industrial Revolution from unit number 1, and later on we will continue with rest of the topics. So thank you, have a nice day from JCC Omkar Nagar.